डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको हाइड्रोजन बॉन्ड के विषय में समझाऊंगी। ये एक बहुत आसान चैप्टर है लेकिन साथ ही बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे ध्यान से समझिए और इसके नोट्स बना लीजिए। बहुत सारे कंपाउंड्स में हाइड्रोजन एटम दो उच्च इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच स्थित होता है तथा उन दोनों एटम्स को जोड़ने का काम करता है, अर्थात उन दोनों एटम्स के बीच एक पुल ब्रिज की तरह कार्य करता है। इस स्थिति में हाइड्रोजन एटम दो बंध बनाता है, मतलब एक हाइड्रोजन एटम दो तरह के बंध बना लेता है। एक तो कोवेलेंट बॉन्ड तथा दूसरा जो बॉन्ड बनता है उस दूसरे बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ये कैसे बनता है, इसे हम इस उदाहरण HF मॉलिक्यूल से समझ सकते हैं। जैसे HF मॉलिक्यूल बना तो इसमें हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। अब इसके साथ दूसरा मॉलिक्यूल भी होगा, वो उसमें भी H और F के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड है। तीसरा मॉलिक्यूल है, उसमें भी H और F के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। इस तरह HF के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब इस फ्लोरीन एक मॉलिक्यूल के फ्लोरीन एटम और दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन एटम के बीच में एक विद्युत आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और इस हाइड्रोजन बॉन्ड को हम एक डॉटेड लाइन से बिंदुद्वय रेखा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड को बिंदुदार रेखा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जब हाइड्रोजन एटम अपने से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम X, ये हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है उसको समझने के लिए इसे समझिए कि जब हाइड्रोजन एटम अपने से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम X, जैसे कि ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, दीज एटम्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये एटम्स ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन एटम। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन पेयर, जो कोवेलेंट बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर है, उसे अपनी ओर ज़्यादा आकर्षित कर लेते हैं। तो जब हाइड्रोजन एटम अपने से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम X, जैसे कि OFN से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है, तो साझेदारी का इलेक्ट्रॉन युग्म, जो कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन युग्म शेयर्ड होता है, वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर X एटम की तरफ खिसक जाता है, शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि X एटम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा फोर्स द्वारा अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो ये आपका HX मॉलिक्यूल है। मान लीजिए X कोई भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो सकता है, जैसे ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन। ये ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन या कोई भी और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। तो जब हाइड्रोजन एटम इस X एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और दूसरा इलेक्ट्रॉन X का आपस में शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। लेकिन अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि X ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ खिसक जाते हैं। तो जब ये इधर आ गए तो यहाँ पर स्मॉल नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर स्मॉल पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है, जैसे कि HF मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है। F पर स्मॉल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर स्मॉल पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। इस कारण हाइड्रोजन एटम पर स्मॉल पॉजिटिव चार्ज तथा X एटम पर स्मॉल नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है तथा X मॉलिक्यूल एक डाइपोल की तरह व्यवहार करता है। तो ये चूँकि दो पोल बन गए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव,
तो ये एक डाइपोल की तरह व्यवहार करने लगा। चूँकि हाइड्रोजन एटम पर स्मॉल पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है, अतः ये दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्स एटम जिस पर स्मॉल नेगेटिव चार्ज होता है को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। इस प्रकार बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर मॉलिक्यूल्स की एक लंबी श्रृंखला चेन बना लेते हैं। जैसे एक मॉलिक्यूल है ये HF, इस पर स्मॉल पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, और दूसरा मॉलिक्यूल इस पर भी स्मॉल पॉजिटिव, इस पर स्मॉल नेगेटिव है। तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स, इसका नेगेटिव पोल, इसका पॉजिटिव पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा और एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। इस तरह एक लंबी चैन बन जाएगी। तो वह विद्युत आकर्षण बल जो एक सहसंयोजी मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन एटम को दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जोड़ता है, उसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड समझ में आ गया कि ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, विद्युत आकर्षण बल है, जो कि दो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ने का कार्य कर रहा है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड के प्रकार। हाइड्रोजन बॉन्ड कितनी तरह के होते हैं? तो हाइड्रोजन बॉन्ड दो प्रकार के होते हैं। पहला है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब एक ही अणु के हाइड्रोजन एटम तथा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, तब हाइड्रोजन बॉन्ड को इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका मॉलिक्यूल है सैलिसिलडिहाइड, जिसमें ये बेंजीन रिंग है और इसके साथ ये एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा है और ये एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा है, या यहाँ पर हम इसे कहेंगे फिनोलिक ग्रुप जुड़ा है, OH ग्रुप जुड़ा है। अब ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है, इसका O, इस पर एक स्मॉल नेगेटिव चार्ज होगा और इस पर ये OH पर, यहाँ पर इस पर एक पॉजिटिव चार्ज होगा और इन दोनों के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। तो इस पर स्मॉल नेगेटिव चार्ज है और इस पर स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरह से ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, यहाँ हाइड्रोजन एटम पर स्मॉल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर स्मॉल नेगेटिव चार्ज है और इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल क्या है? ये फिनोलिक ग्रुप जुड़ा है और ये नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है। और यहाँ पर इस पर ऑक्सीजन पर स्मॉल नेगेटिव चार्ज हो गया और यहाँ इसमें स्मॉल पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो ये एक ही मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बन गया? हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। इसी तरह से ये एसिटो एसिटिक एस्टर CH3CC डबल बॉन्ड CH और ये सिंगल बॉन्ड COC2H5 और यहाँ पर C के साथ डबल बॉन्ड के साथ O जुड़ा है और यहाँ पर OH ग्रुप जुड़ा है। अब इस OH ग्रुप में इस H पर स्मॉल पॉजिटिव चार्ज और इस O पर स्मॉल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, क्योंकि ये O अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से जुड़ा है और ये H अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से जुड़ा है। और अब जो ये स्मॉल पॉजिटिव और ये स्मॉल नेगेटिव चार्ज डेवलप हुए, इनके बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। दूसरा है इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब हाइड्रोजन बॉन्ड दो अणुओं या अधिक अणुओं के मध्य बनता है तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड
अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ जो ये HF का है, ये मैंने आपको समझाया। अब यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है वो दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में बन रहा है, तो इसलिए हम इसे अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। दूसरा ये अल्कोहल है, HOR, ROH को हमने इस तरह से लिखा। अब इस पर स्मॉल नेगेटिव चार्ज है, इस पर स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है। इस तरह से कई सारे अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स ROH, इनके बीच में इस तरह ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, स्मॉल नेगेटिव स्मॉल पॉजिटिव के बीच में। ये अल्कोहल के बीच में बना। ये वाटर मॉलिक्यूल है आपका HOH, यहाँ H पर स्मॉल पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, और ये इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। तो इस तरह से ये है इंटरमॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर जब एक ही मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, और इंटरमॉलिक्यूलर जब अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। उदाहरण के लिए इसके उदाहरण क्या है कि H2O द्रव है लेकिन H2S गैस है। देखिए, H2O द्रव है और H2S गैस होती है, हम सब जानते हैं। तो क्यों होती है कि H2O मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जिसके कारण H2O मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होकर संगुणित हो जाते हैं और वाटर द्रव अवस्था में पाया जाता है। मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ गए और वाटर लिक्विड बन गया। लेकिन H2S मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती है, इसलिए यह गैस के अवस्था में पाई जाती है। तो H2O में हाइड्रोजन एटम तथा ऑक्सीजन एटम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अंतर ज़्यादा होता है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। लेकिन H2S में हाइड्रोजन एटम तथा सल्फर एटम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है। दूसरा इसका एग्जाम्पल है, बर्फ़ का घनत्व जल से कम होता है। अब क्यों कम होता है? बर्फ़ का स्ट्रक्चर ओपन केस के समान होता है, जिसके कारण एक सीसी में, मतलब बर्फ़ के एक सीसी में कम मॉलिक्यूल्स होते हैं। लेकिन जब बर्फ़ पिघलती है तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण H2O मॉलिक्यूल ज़्यादा पास आ जाते हैं। तो बर्फ़ में तो वो दूर दूर होते हैं, लेकिन वाटर में वो ज़्यादा पास आ जाते हैं, जिससे वाटर की डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे ज़्यादा होता है। अब इसका कारण भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जब हम बर्फ़ को गर्म करते हैं तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड वाटर का स्ट्रक्चर ओपन केस के समान होता है। लेकिन और गर्म करने पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा पास आ जाते हैं, जिससे वाटर की डेंसिटी बढ़ जाती है। जब मॉलिक्यूल ज़्यादा पास आ गए तो वाटर की डेंसिटी बढ़ गई। लेकिन और ज़्यादा गर्म करने पर H2O मॉलिक्यूल्स दूर चले जाते हैं। जब हम और ज़्यादा गर्म करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है और H2O मॉलिक्यूल्स दूर चले जाते हैं और वाटर की डेंसिटी कम हो जाती है। अतः 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। अब ईथर CH3OCH3, ये ईथर है। ईथर से अल्कोहल C2H5OH का
बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। देखिए इस ईथर में 2 कार्बन एटम है, 6 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम है। अल्कोहल में भी 2 कार्बन एटम है, 6 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम है। यानी कि इनका जो अणु भार होगा, मॉलिक्यूलर वेट होगा, वो समान होगा, लेकिन और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मॉलिक्यूलर वेट पर निर्भर करता है। अब जब इन ईथर का और अल्कोहल का दोनों का मॉलिक्यूलर वेट समान है, फिर भी जो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है। इसका वजह क्या है कि अल्कोहल ईथर CH3OCH3 तथा C2H5OH दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O है, लेकिन C2H5OH में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण इसके अणु आपस में जुड़े रहते हैं, जबकि ईथर में CH3OCH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है। तो यहाँ देखिए अल्कोहल में मैंने आपको पहले भी दिखाया था, यहाँ C2H5 की जगह R लिखा था, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। तो यहाँ देखिए स्मॉल नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है। तो सब मॉलिक्यूल्स में स्मॉल नेगेटिव स्मॉल पॉजिटिव चार्ज होता है और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। अतः मॉलिक्यूलर वेट अणुभार समान होने पर भी C2H5 का क्वथनांक यानी BP ज़्यादा होता है, पर CH3OCH3 का कम होता है। तो इस तरह से इन सबको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के आधार पर। तो ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड का नोट्स हैं, इनको आप अच्छे से पढ़िए और समझिए।